कुछ राज छिपाए जा सकते हैं, पर क्या हो अगर वो खुद ही बाहर आना चाहे। कभी सोचा है अगर कोई चीज चल रही है पर उसे चलाने वाला वहां हो ही ना। पिछली बार विटबी में एक अजीब बेचैनी थी। मीना जॉनथन का इंतजार कर रही थी और असाइलम में रेनफील्ड चीख रहा था, मास्टर आ रहे हैं। अब कहानी वहीं से शुरू होती है। विटबी के हार्बर पर खड़े लोग उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान का खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। समुंदर का पानी काला पड़ चुका था और सफेद झाग वाली लहरें किसी भूखे जानवर की तरह किनारे को काट रही थी। सर्चलाइट की रोशनी बार बार उस जहाज पर पड़ रही थी जो हार्बर के एंट्रेंस की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहा था। रशिया का वो कार्गो शिप आमतौर पर जब कोई जहाज हार्बर पर एंटर करता है तो वो अपनी स्पीड कम कर देता है, वो सिग्नल देता है। लेकिन ये जहाज रुकने के लिए बना ही नहीं था। ये बस कराने के लिए आ रहा था। किनारे पे खड़े कोस्टल गार्ड्स अपने विसल्स बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मोड़ो, जहाज मोड़ो। लेकिन उनका चिल्लाना बेकार था। जहाज के डेक पर सन्नाटा था। वहां कोई सेलर नहीं दिख रहा था जो रस्सी खींच पाए, कोई कैप्टन नहीं जो ऑर्डर दे। वो जहाज एक जिंदा लाश की तरह पानी पर फिसल रहा था। और फिर वो आवाज आई जिसने विटबी की जमीन को हिला दिया। वो क्रैश। जहाज सीधा हार्बर की रेत और पत्थरों पर चढ़ गया। लकड़ी टूटने की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे हजारों हड्डियां टूट रही हों। जहाज का अगला हिस्सा जमीन पर धंस गया था और पिछला हिस्सा हवा में उठ गया था। जहाज के खंभे टूट कर नीचे गिरने लगे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। तूफान का शोर भी जैसे थम गया था। लोग अपनी सांसें रोके उस टूटे हुए जहाज को ही देख रहे थे। उन्हें लगा अभी कोई बाहर आएगा, कोई घायल सेलर मदद के लिए चिल्लाएगा। लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा। कोस्ट गार्ड की टीम अपने हाथ में लैंटर्न और रस्सी लेकर दौड़ पड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो डेक पर चढ़े तो उनके पैरों के नीचे लकड़ी हिल रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था। कैप्टन तो वहां था, लेकिन वो जहाज चला नहीं रहा था। वो स्टीयरिंग व्हील से बंधा हुआ था। मोटी रस्सियों के सहारे कैप्टन का हाथ व्हील पे बांध दिया गया था। उसका शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो पूजा करना चाहता हो। जब एक गार्ड ने हिम्मत करके उसका सर उठाया तो सब पीछे हट गए। कैप्टन का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और सीधा आसमान को घूर रही थी। उसके आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसके गले में वो क्रूसिफिक्स, वो क्रॉस उसके स्किन में गड़ गया था, जैसे मरने से पहले वो उसे अपने शरीर में खींच लेना चाहता हो। पुलिस और डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्हें कैप्टन के जेब में कोई वेपन नहीं मिला, सिर्फ एक शीशे का बॉटल मिला। उसके अंदर एक कागज का रोल था। वो कैप्टन की लॉगबुक थी। ये कोई आम लॉगबुक नहीं थी। ये उस सफर का सबूत था जो नरक से शुरू हुआ था। ये उन सवालों का जवाब था जो बाकी के क्रू ने वहां बिताया था। चलिए उस बॉटल को खोलते हैं, पढ़ते हैं उस कहानी को जो कैप्टन ने मरने से पहले लिखी थी। लॉग एंट्री 6 जुलाई। हमने वियर्ना से सफ़र शुरू किया। मौसम अच्छा है, हवा हमारे हक में है। क्रू में 5 लोग हैं, 2 मेटर्स, एक कुक और मैं। कार्गो में सिर्फ मिट्टी के बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। कागज़ों पर लिखा है कि ये एक्सपेरिमेंटल सॉइल है जो किसी साइंटिस्ट के लिए है, लंदन जा रही है। लेकिन क्रू कुछ परेशान है। वो कहते हैं कार्गो होल्ड से अजीब बू आ रही है। मिट्टी की बू नहीं, कुछ पुरानी सड़ी हुई बू। मैंने उन्हें डांट दिया,
सेलर हमेशा वहम करते ही हैं। लॉग एंट्री 11 जुलाई। आज सुबह हमारा सफ़र बदल गया। रात को पेट्रोव, जो हमारा सबसे खुश मिजाज सेलर था, गायब हो गया। वो रात की शिफ्ट पर था। सुबह जब हमने देखा तो उसका बिस्तर खाली था। डेक पर उसका कोई निशान नहीं था। लोगों का कहना है कि वो पानी में गिर गया होगा, लेकिन एक सेलर ऑल्गरन वो डर से कांप रहा था। वो कहता है उसने रात को डेक पर किसी को देखा था। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, एक लंबा पतला आदमी। वो डेक पर टहल रहा था, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पूरा जहाज छान मारा, हर कोना, हर बॉक्स चेक किया। यहाँ हम 5 लोगों के अलावा कोई नहीं है। ऑल्गरन शायद पगला रहा है। लॉग एंट्री 13 जुलाई। ऑल्गरन भी गया। पिछली रात वो चीख रहा था। वो मेरे कैबिन भी आया था, पसीने से लथपथ। वो कह रहा था कि वो चीज़ कार्गो बॉक्सेस से निकलती है। वो धुएं की तरह उन बॉक्सेस के दरारों से बाहर आ जाती है और फिर इंसान का रूप ले लेती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे शांत भी किया, लेकिन आज सुबह वो खुद गायब हो गया। अब क्रू बढ़ चुका है। वो काम करने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं जहाज़ पर शैतान सवार है। हमने हर बॉक्स को वापस से चेक किया। सब बंद है, कील लगी हुई है। अगर कोई अंदर है तो वो बाहर कैसे आता है? और वो खाता क्या है? कहीं वो हमें तो अपना शिकार नहीं बना रहा। लॉग एंट्री 18 जुलाई। मौसम अचानक बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे ये जहाज़ किसी इनविजिबल ताकत से खींची जा रही हो, लंदन की तरफ ले जाया जा रहा हो। हवा हमेशा हमारे पीछे रहती है, चाहे हम दिशा बदलने की कितनी भी कोशिश कर लें। कुक आज सुबह पागल हो गया। वो चाकू लेकर एक पर घूम रहा था, कह रहा था कि वो उस चीज़ को ढूंढ कर मार डालेगा। शाम तक कुक भी गायब हो गया। अब सिर्फ मैं और मेरा फर्स्ट मेट बचे हुए हैं। हम दोनों एक ही कैबिन में सो रहे हैं। हमने दरवाजे पे क्रॉस भी लगा दिया है, लेकिन रात भर हमारे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है, धीरे धीरे। लॉग एंट्री 22 जुलाई। आज रात का मंजर मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मेरा फर्स्ट मेट, जो मेरे साथ 20 साल से काम कर रहा है, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसकी आंखें फटी हुई थी, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, वो है, देखो हवा में, वो मेरे पीछे ही है। मैंने देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। उसने मेरी तरफ देखा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ और कहा, कैप्टन, समुंदर का पानी उसके साथ रहने से बेहतर है। कम से कम पानी में शांति है। और मेरे कुछ बोलने से पहले वो उबलते हुए समुंदर में कूद पड़ा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो डूब गया। अब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। और वो मेरे दरवाजे पर ही है। लॉग एंट्री 3 अगस्त। 4 दिन हो गए हैं, मैंने खाना नहीं खाया। मैं स्टीयरिंग व्हील छोड़ नहीं सकता। जैसे ही मैं व्हील छोड़ता हूँ, हवा बदल जाती है। वो अब मेरे कैबिन के अंदर आने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है मैं कहीं नहीं जा सकता। वो मेरे साथ खेल रहा है। मैं उसकी सांसें सुन सकता हूँ। रात को जब अंधेरा होता है तो मुझे 2 लाल आँखें दिखती हैं, जो अंधेरे कोने से मुझे घूरती रहती हैं। मैं कायर नहीं बनूंगा। मैं जहाज़ छोड़कर नहीं भागूंगा। मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील से बांध लिया है। इस क्रॉस को अपने गले में डाल दिया है। अगर वो मुझे मारना चाहता है
तो उसे मेरे भगवान से लड़ना होगा। ये मेरी आखिरी एंट्री है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इस जहाज से निकल जाओ। गॉड हेल्प मी। वो यही है। लॉगबुक पढ़ने के बाद वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के चेहरे से रंग उड़ गया था। ये किसी पागल की कहानी लग सकती है, लेकिन सबूत उनके सामने था। जहाज खाली था, क्रू गायब था और कैप्टन व्हील से बंधा हुआ। लेकिन सवाल वो अभी भी था, वो चीज कहाँ गई? अगर कैप्टन मर चुका था तो वो लंबा आदमी या फिर वो पला कहाँ गई? जवाब उन्हें जहाज के नीचे मिला, गीली रेत पे। लोकल्स ने बताया जहाज के टकराने के बाद डेक से कोई इंसान नहीं उतरा। अंधेरे में से एक काला विशाल भेड़िया कूदा था। वो कोई आम कुत्ता या भेड़िया नहीं था। उसका साइज किसी शेर जितना बड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो कूदा और बिना किसी आवाज के सीधा पहाड़ी की तरफ भागा, कब्रिस्तान की तरफ। विडबी के आवारा कुत्ते उसका पीछा करने लगे। वो भौंके और उस पर कूद भी पड़े थे। लेकिन अगली सुबह वो सब मरे हुए मिले। उन कुत्तों की हालत देखकर लग रहा था कि उन्होंने किसी जानवर से नहीं, किसी शैतान से लड़ाई की थी। उनके गले फटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर में एक कतरा खून भी नहीं था। अगली सुबह जब मीना अपने बेंच के पास गई तो वहां सन्नाटा नहीं था। वहां पुलिस थी, भीड़ थी। उसी बेंच पर जहां कल मिस्टर स्वेल्स बैठकर मौत की बातें कर रहे थे, आज वहां उनकी लाश पड़ी थी। मिस्टर स्वेल्स, वो बूढ़ा आदमी जो मौत का मजाक उड़ाता था, आज खुद मौत का तमाशा बन गया था। पुलिस का कहना था कि उनकी गर्दन टूट गई थी, शायद वो गिर गए होंगे। लेकिन मीना ने जब भीड़ के बीच से झांक कर देखा तो उसे कुछ और ही दिखा। मिस्टर स्वेल्स का चेहरा डर से जम गया था। उनकी आंखें फटी हुई थी। उनका मुंह डर से खुला हुआ था, जैसे वो मरते वक्त चिल्लाना चाहते हो पर आवाज निकल नहीं पाई। उनकी गर्दन जिस तरह से मुड़ी हुई थी, वो गिरने से तो नहीं हो सकता। किसी ने या किसी चीज ने उनकी गर्दन को झटके से मोड़ दिया था। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर ड्यू टू शॉक। उन्होंने शायद ऐसा कुछ देख लिया था जिससे उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। मीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या उन्होंने उस भेड़िए को देखा था या कुछ और? मिस्टर स्वेल्स ने कहा था मौत आ रही है। पर क्या ये उनकी मौत की बात कर रहे थे? विधवी की रातें लंबी लगने लगी थी। मीना को जॉनथन की चिंता खाए जा रही थी और अब मिस्टर स्वेल्स की मौत ने उसे दड़ा दिया था। रात के करीब 2 बजे होंगे। मीना गहरी नींद में थी जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे उठा गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, पर्दे हवा में उड़ रहे थे। मीना की नजर बगल वाले बिस्तर पर गई। लूसी गायब थी। लूसी को बचपन से स्लीप वॉकिंग की आदत थी, लेकिन वो कभी कमरे से बाहर नहीं गई थी। मीना घबरा गई। उसने जल्दी से शॉल उठाया और बाहर भागी। लूसी! मीना ने आवाज लगाई, लेकिन घर खाली था। मेन डोर खुला हुआ था। मीना नंगे पैर सड़क पर भाग रही थी। रात की ठंडक उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी। इटली के वो मशहूर 199 स्टेप्स जो चर्चयार्ड तक जाते हैं, आज वो सीधा नरक का रास्ता लग रही थी। मीना एक एक सीढ़ी चढ़ती गई। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। जब वो ऊपर पहुंची तो चांदनी रात थी, पर कब्रिस्तान चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। सफेद पत्थर
चमक रहा था। जब वो ऊपर पहुंची तो चांदनी रात थी। पूरा कब्रिस्तान चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। सफेद पत्थर चमक रहे थे। मीना ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और दूर सुसाइड सीट बेंच की तरफ देखने लगी। वहां कोई था। लूसी वहां बैठी नहीं थी, वो लेटी हुई थी। बेंच पर अधमरी सी। उसकी सफेद गाउन हवा में उड़ रही थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी। मीना के पैर वहीं जम गए। लूसी के ऊपर कोई झुका हुआ था, एक लंबा काला साया। वो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो कपड़े नहीं, बल्कि अंधेरे में लिपटा हुआ लग रहा था। वो लूसी के गले के पास झुका हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को गर्दन से पकड़ता है। मीना को लगा शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। शायद वो कोई पेड़ की परछाई होगी। लेकिन फिर वो साया हिला। उसने अपना सर लूसी की गर्दन पर और गहराई से दबा दिया। मीना ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और चिल्लाई। लूसी, उठो वहां से। जैसे ही मीना की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी, वो साया, वो काली आकृति रुक गई। उसने अपना सर उठाया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मीना ने देखा दो लाल आंखें अंगारों जैसी जलती हुई। और फिर वो साया भागा नहीं, वो छिपा नहीं, वो बस हवा में धुएं की तरह धुल गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। बस काला धुआं रह गया जो समुंदर की तरह बह गया। मीना लूसी के पास गिर पड़ी। लूसी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन पसीने से भींगा हुआ। लूसी, उठो। लूसी, कुछ बोलो। मीना ने उसे झंझोड़ा। लूसी ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वो आंखें खाली थी। उनमें वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस एक गहरी सांस ली और वापस बेहोश हो गई। मीना ने राहत की सांस ली। कम से कम लूसी जिंदा थी। उसने सोचा शायद लूसी को ठंड लग रही होगी। उसने अपनी शॉल निकालकर लूसी के गले के चारों तरफ लपेटने की कोशिश की। तभी चांद की रोशनी सीधा लूसी के गर्दन पर पड़ी। मीना का हाथ वहीं हवा में रुक गया। वहां लूसी की कोमल सफेद गर्दन पर दो निशान थे। ये किसी कीड़े के काटने के निशान नहीं थे, या किसी पिन के खरोचने के। ये दो छोटे होल्स थे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल गहरे। उनसे हल्का हल्का खून भी रिस रहा था, जो मीना की उंगलियों पे लग चुका था। मीना को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, लेकिन उसका दिल जानता था ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है।